ऐसा। अलंकृत बागवानी, टॉपिक डालो बेटा। अलंकृत अलंकृत बागवानी। अलंकृत बागवानी को अपन कहते हैं ऑर्नामेंटल हॉर्टिकल्चर। ऑर्नामेंटल गार्डनिंग लिखो, ऑर्नामेंटल गार्डनिंग, ठीक है। लैंडस्केप गार्डनिंग भी कहते हैं इसको। तो अलंकृत बागवानी आपको नया टॉपिक डाल देना है और इसमें मैं बताऊं जिन बातों को ध्यान से सुनना। ओके, अलंकृत बागवानी है, ऑर्नामेंटल गार्डनिंग। वाह, देखो क्या है। सो हियर वी गो। ऑर्नामेंटल गार्डनिंग जो है अपन ने कहीं कहीं और ओके कर रखा है इसको, ये। तो अब आप समझें कि ऑर्नामेंटल गार्डनिंग का मतलब होता है किसी जमीन के टुकड़े को खूबसूरत बनाना। क्या लक्ष्य है इसका? किसी भी भूमि के पीस ऑफ लैंड को ब्यूटीफाई करना इसका मुख्य उद्देश्य। अब किसी भी पीस ऑफ लैंड को अगर हम ब्यूटीफाई करेंगे तो हम लोग उसके अंदर क्या क्या करेंगे। इसमें तो फोटो भी गायब हो गया कहीं। सबसे पहले तो ये इसको खोला किसने? यहाँ इसको अपने को कॉपी करना रहता है। कॉपी आपने कुल मिला के देख लिया इसको, ये फोटो को यहीं से फील कर लो। मतलब कि अगर इसके हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखें गाइस, अगर इसका हम लोग हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखें, बैकग्राउंड, तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का मतलब क्या होता है? ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को मैं अगर शॉर्ट में 2-3 पॉइंट में निपटाऊं तो रामायण महाभारत के टाइम से ही हमने गार्डनिंग का महत्व देखा। आपने रामायण के टाइम पे अशोक वाटिका में कहीं ना कहीं जिक्र लिखने में भी आता है। ऋषि मुनियों ने वेदों के अंदर, इन ग्रंथों के अंदर भी इन चीजों का जिक्र किया कहीं कहीं। या जो भी पुराने जितने भी कवि थे, उन्होंने कवि ने उन्हें कल्पना जो करी या अलग अलग तरीके की कविता लिखी, ग्रंथ लिखे या नाटक लिखे, उन सब के अंदर पेड़ पौधों का, फूलों का जिक्र किया हुआ है। सब जगह है लगभग लगभग। ये लंबी चौड़ी कहानी है, मैं यहाँ नहीं बता सकता सारी क्योंकि अपने सिलेबस में नहीं। तो शॉर्टकट में हम बात करें अगर, तो रामायण की बात करो अगर, बताओ रामायण लिखी किसने? रामायण जो है गाइस, ये किसके द्वारा रचित है? वाल्मीकि। क्या है गाइस? वाल्मीकि द्वारा लिखी गई, ऋषि वाल्मीकि। तो इसके अंदर आपने अशोक का पेड़ देखा तुमने? तो अशोक जो वृक्ष था, उस अशोक वृक्ष के बारे में उसमें जिक्र है। अशोक वाटिका है, उस अशोक पेड़ का नाम होता है सराका इंडिका। क्या होता है गाइस? सराका इंडिका। तो ऐसे लिख रहा हूं मैं शॉर्टकट में। इसके अलावा भी कई सारी बातें हुई इसमें। अगर हम बात करें महाभारत, तो महाभारत के लेखक कौन या लिखे कौन? ऋषि वेद व्यास। वेद व्यास। तो भगवान कृष्ण का जो जुड़ा हुआ है सिस्टम, वो पूरा का पूरा किससे है जुड़ा हुआ? महाभारत से। तो इसमें भगवान कृष्ण का जो फेवरेट पेड़ था, कदम का था। ये मैंने पहले लिखा है एक दिन। कब लिखा है? ये लिखा थी तीनों चीजें, सबको लिखा ही थी क्या? मैंने सोचा तुम्हारे इस पेज में ये तीनों पॉइंट नहीं लिखा है। ये क्या पुराने पेज में लिखाए थे? तो तुम्हें याद है? तो नहीं लिखा रहा इसके आते। तो कदम का पेड़ का क्या नाम होता है? सही बात याद है तुम्हें? एंथोसिफिलिस कदम्बा। एक मैंने और लिखा होगा इसमें कि कालिदास ने शकुंतला करके एक नाटक लिखा, उसमें एक माधवी लता के बारे में जिक्र था। माधवी लता का क्या नाम होता है? हिप्टेज बेंगालेंसिस। तो इसको छोड़ते हुए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब अलंकृत बागवानी में ऐसा है, इसमें बहुत सारी बातें और भी है। इसके अंदर गार्डनिंग की हिस्ट्री के अंदर बहुत सारी बातें और हैं। जैसे कि इसमें सिद्धांत आते हैं, इसके सिद्धांत और एलिमेंट्स आते हैं। सिद्धांतों के अंदर एक एक चीज होती है कि कौन सा जो गार्डन है, जैसे इसके जो सिद्धांत आते हैं, उस सिद्धांत में कुछ 7-8 तो सिद्धांत है और 7-8 उसमें जो है अलग अलग तरीके के एलिमेंट। जैसे एक वहां पर एलिमेंट है कलर। क्या है गाइस? कलर। कि जो भी गार्डन की डिजाइन बना रहा है, देखो गार्डन की डिजाइन बनने वाले को हम लोग गार्डनिंग का आर्किटेक्ट नहीं होता, आर्किटेक्ट। तो वो आर्किटेक्ट क्या होते हैं? अलग अलग प्रकार के नक्शे बनाते हैं गार्डन। तो जब आप गार्डन का नक्शा बनाते हो तो आपको इस कलर की स्कीम का भी पूरा पता रहना चाहिए कि कौन से फूल को कहां पे लगाते हैं, किस प्रकार के रंग के फूल होते हैं, कौन सी झाड़ी कहां लगनी चाहिए, वो सारा कलर स्कीम। क्योंकि अलग अलग प्रकार के जो कलर होते हैं वो अलग अलग तरीके की फीलिंग को एक्सप्रेस करते हैं। मतलब रेड कलर है तो अलग फीलिंग को दिखाएगा, येलो कलर है तो उसका एक अलग मतलब होता है, ठीक है। ऐसे हर एक कलर का एक अलग अलग मतलब होता है। और एक पहिया होता है जिसको कहते हैं कलर व्हील। तुमने कभी न कभी पढ़ा होगा उसके बारे में, छोटे मोटे, तुम जब 5वीं 6वीं क्लास में थे हो सकता है कभी कभी कलर व्हील के बारे में आपने सुना हो। कलर व्हील, पीजी में ऐसे क्वेश्चन आते हैं कलर व्हील के बारे में। तो कलर व्हील में क्या, कलर का पूरा पहिया होता है। तो इसके बारे में भी बेसिक इन्फॉर्मेशन कई लोगों को होती है, होनी भी चाहिए। जैसे ये कलर व्हील, ऐसे जनरल नॉलेज। तो गार्डन होते हैं 3 प्रकार के। नंबर 1, एक तो ये नहीं चल रहा था वापस, है ना? एक होता पब्लिक गार्डन। क्या होते हैं गाइस? पब्लिक गार्डन का मतलब होता है सरकारी उद्यान। दूसरे जो गार्डन होते हैं उनको कहते हैं प्राइवेट गार्डन। क्या कहते हैं गाइस? प्राइवेट गार्डन। और एक प्रकार के गार्डन होते हैं स्कूल गार्डन, जिनको हम लोग कहते हैं स्कूल गार्डन। तो 3 प्रकार के गार्डन होते हैं, ठीक है। ऐसा पब्लिक गार्डन सरकारी गार्डन होता है, सबका अधिकार अपना। ये नहीं चल रहा है, उनको चलवाओ ना भाई, कैसे रुकोगे यहाँ? लाइट गई? वाह, तो ऐसा है। तो सरकारी सरकारी लोक उद्यान। प्राइवेट किसी व्यक्ति विशेष का गार्डन होता है, किसी इंडिविजुअल व्यक्ति का, किसी संस्था का। और स्कूल गार्डन जो स्कूल विद्यालय के अंदर बनता है। अब पब्लिक गार्डन जो होते हैं ये अलग अलग प्रकार के इनकी स्टाइल होती है, अलग अलग तरीके से बनते हैं। तो ज्यादातर केस में 4 स्टाइल है। बोलो, फॉर्मल स्टाइल, इनफॉर्मल स्टाइल, इनफॉर्मल स्टाइल
फ्री स्टाइल एंड वाइल्ड स्टाइल, जंगली शैली। तो 4 प्रकार की शैलियां हैं, औपचारिक, अनौपचारिक, स्वतंत्र और जंगली। ठीक है, तो हमें ये याद नहीं रहेगा तो भी चलेगा, हमें ये 4 शैलियां पढ़नी है। इन 4 में से जो सबसे ज्यादा फेमस है ये 2, ये ऊपर औपचारिक और अनौपचारिक। तो ये 4 हैं, इन चारों के बारे में हम एक एक करके स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब सबसे फर्स्ट जो स्टाइल है उसको कहते हैं अपन औपचारिक शैली। तो पहली शैली हम स्टार्ट कर रहे हैं। शैली का मतलब क्या होता है? शैली का मतलब एक पर्टिकुलर पैटर्न, नियम कानून कायदे। जैसे आप हिंदू धर्म को फॉलो करेंगे तो ये रूल है, मुस्लिम धर्म को करोगे तो ये नियम, और कोई पर्टिकुलर धर्म को करोगे तो ये सिस्टम है, मतलब उनका सिस्टम फॉलो होता है। सिमिलरली आप फॉर्मल स्टाइल में कोई बगीचा बना रहे हो, कोई गार्डन, तो उस गार्डन में उस फॉर्मल स्टाइल के कुछ रूल है वो फॉलो होने चाहिए। इनफॉर्मल है तो उसके अलग रूल है, इस तरीके से। तो मैं आपको हल्का सा बेसिक बताता हूं, देखो। तो हम सबसे पहले लिख रहे हैं यहाँ औपचारिक शैली। क्या लिख रहे हैं गाइस? औपचारिक शैली। तो औपचारिक शैली को हमने बोला फॉर्मल स्टाइल। क्या बोला था? फॉर्मल स्टाइल। शिक्षा भी 2 प्रकार की होती है, फॉर्मल और इनफॉर्मल। शिक्षा भी कितने प्रकार की होती है? 2, फॉर्मल, इनफॉर्मल। फॉर्मल शिक्षा वो होती है जो आप किसी एक इंस्टीट्यूट में पढ़ के फिर ग्रहण करते हो, संस्थागत ढांचा। इनफॉर्मल शिक्षा कहीं पर भी, जैसे किसानों को खेत में जाकर समझा रहे हो, ज्ञान दे रहे हो, चलो खेत में बैठ जाओ मैं समझाता हूँ, सुपरवाइजर बन गए, वो इनफॉर्मल एजुकेशन। क्या है? ऐसा। तो अब औपचारिक शैली उसको कहेंगे जैसे अब कोई भी गार्डन बनने जा रहा है तुम्हारा, ये कोई भी आपका है गार्डन, ये कोई भी उद्यान है, और इस उद्यान को हम कौन सी शैली में बनाने जा रहे हैं? औपचारिक। तो इसमें एक रूल फॉलो होता है सममितता वाला। कौन सा गाइस? सममितता। तो इसमें सममितता पाई जाती है, सिमेट्री। सममितता को क्या बोलते हैं? सिमेट्री पाई जाती है, सिमेट्री। तो सममितता देखने को मिलेगी, नंबर 1। सेकंड इसमें मिल जाएगी ज्यामितता। क्या गाइस? ज्यामितता को हम लोग बोलते हैं ज्योमेट्री। ज्योमेट्री आपको देखने को, ये दोनों इसकी विशेषताएं। सममितता का मतलब होता है सेम सेम। क्या गाइस? जैसे कोई गार्डन है, उस गार्डन के बीच में ये रास्ता है, बीच में ये रास्ता है, तो दोनों तरफ इसमें आपको चाहिए सेम सेम माहौल। कैसा चाहिए? मतलब इधर भी सेम होना चाहिए गार्डन, इधर भी सेम होना चाहिए। मतलब आप कोई भी मिरर इफेक्ट, जो चीजें इधर है उनको उधर भी होना चाहिए, इसको कहते हैं सममित। ज्यामिति का मतलब होता है आप इस गार्डन में कुछ भी बनाए, जैसे इस गार्डन का आकार भी किसी न किसी ज्यामिति के रूप में हो। ये गार्डन कैसा होगा? या तो वर्गाकार होगा, आयताकार होगा, सिस्टम पूरा। इसमें कुछ भी आप बनाओगे उसकी भी एक आकृति फिक्स होगी, या वर्गाकार, आयताकार, त्रिभुजाकार, षटभुजाकार, ठीक है, ऐसे, या गोलमाल, मतलब कुछ न कुछ यहाँ पे इसकी ज्यामिति फिक्स रहेगी, मतलब सिस्टमेटिक दिखेगा अपने को। ठीक है, ये इसकी पहचान। अब इसके अंदर कौन कौन से गार्डन आते हैं? ठीक है, उदाहरण कौन कौन से हैं कि भाई फॉर्मल स्टाइल के कौन कौन से एग्जांपल है? तो इसमें कई प्रकार के गार्डन आते हैं। सबसे पहला इसमें गार्डन आता है गाइस मुगल गार्डन। कौन सा आता है? मुगल गार्डन। तो एक तो इसमें आएगा मुगल गार्डन। अब आप ये चीज समझें कि मुगल गार्डन ही सबसे इंपॉर्टेंट गार्डन है औपचारिक शैली का। कभी कभी ऐसा कहते हैं औपचारिक शैली को ही मुगल गार्डन कहते हैं, मुगल गार्डन को ही औपचारिक शैली कहते हैं। ये एक बार सेम सेम, मतलब ये सारी विशेषताएं जो भी इन जितने भी गार्डन लिख रहे हैं उन सब के अंदर ये विशेषताएं होगी, अलग भी कुछ विशेषताएं होगी, लेकिन औपचारिक शैली में आने वाले गार्डन जितने भी होंगे वो ये दोनों सिस्टम फॉलो होंगे उसमें। ठीक है, तो मुगल गार्डन इस शैली का सबसे इंपॉर्टेंट गार्डन है। फर्स्ट इसमें 5 गार्डन है, 5 कौन कौन से हैं बोलो? मुगल गार्डन, पर्शियन गार्डन, फ्रेंच गार्डन, अमेरिकन गार्डन, इटालियन गार्डन। तो इसके बारे में कुछ बातें सीखनी है, बाकी आपको खाली गार्डन के नाम याद रखने। तो इसके जो फादर हैं, मतलब सबसे पहले ये गार्डन भारत में लेकर आया बाबर। कौन लेकर आया? मुगल जो बादशाह बाबर था, पहला मुगल बादशाह, वो इस सिस्टम को लेकर के आया। अब इसके क्या क्या विशेषताएं होती है मुगल गार्डन की, फीचर्स। ठीक है, तो इसके हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं फीचर्स। अब फीचर कौन कौन से हैं वो देखेंगे ऐसे। जैसे कोई भी मुगल गार्डन है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट आता है बारादरी। क्या आती है गाइस? एक छतरी होती है 12 दरवाजों की छतरी, जिसमें 12 दरवाजे होते हैं, 12 दरवाजे यानी 12 डोर। एक कैनोपीड स्ट्रक्चर होती है, इस तरीके से 4 दिशाएं होती है, हर दिशा के अंदर 3-3 दरवाजे होते हैं, तो 12 दरवाजे हो गए। ये किसी देवता का मतलब कोई मर जाता है तो उनकी याद में ऐसे हम ये लोग बनाते हैं। 12 दरी क्या है? तो 12 दरी कौन से गार्डन का फीचर है? मुगल गार्डन का। ठीक है, 12 दरवाजों की छतरी। ये छतरी इधर है तो इसको इधर ही बनाना पड़ेगा, तभी जाकर के ये सिस्टम पूरा हो। सही नहीं? ये अब इसके अलावा और भी इसके छोटी छोटी सी विशेषताएं हैं, जैसे कि क्या है दूसरा, एक है बहता हुआ पानी। क्या है गाइस? मुगल गार्डन में हमेशा आपको बहता हुआ रनिंग वाटर जिसको हम लोग बोलते हैं, गार्डन में आप जाओगे तो या तो इसके बीचों बीच पानी बह रहा है या दोनों साइड में पानी बहता रहेगा, देखते अपन, रनिंग वाटर जिसको बोलते हैं। इसके अलावा इसके अंदर है फव्वारे। क्या है गाइस? फव्वारे, इसके वजह फाउंटेन्स, मतलब आपको कहीं पर भी फव्वारे दिखेंगे, जैसे ये पानी का कोई पॉन्ड बना छोटा सा, इसके बीच में फव्वारे चल रहे हैं ये लोग, तो फव्वारा इधर चल रहा है तो उधर भी चलाना पड़ेगा, ऐसा ये सिस्टम। इसके अलावा ऊंची सुरक्षा दीवार, ऊंची सुरक्षा दीवार। ठीक है, तो ये ऊंची सुरक्षा दीवार भी जो है इसका इंपॉर्टेंट फीचर है। इसके अलावा और भी एक दो है, जैसे टेरेसेस। क्या है गाइस? जैसे टेरेसेस है। टेरेसेस का मतलब क्या होता है? ये गार्डन जो होता है ये अलग अलग इस तरीके से परतों के अंदर डिवाइड होता है, धीरे धीरे ये सब ऊपर चढ़ती जाती है परत। जैसे तुम किसी क्लासरूम में बैठे हो, क्लासरूम शुरू में से तो नीचे धीरे धीरे ऊंचा होता जा रहा है पीछे, ताकि पीछे वालों को भी दिखता है। इस तरीके से गार्डन की जो एंट्री होती है वो एंट्री नीचे होती है, थोड़ा आगे चलते हैं कुछ सीढ़ियां लगी हुई है गार्डन ऊपर, फिर ऐसे पहाड़ी टाइप नहीं होता क्या? तो ये जनरली, हाँ, जैसे सेमिनार हॉल, या मतलब ये बता रहा हूँ वही क्लासरूम मान लो, सेमिनार हॉल ले लो, तो ये इस तरीके के फीचर आपको देखने को मिलते हैं, उसको कहते हैं टेरेसेस। ये अलग अलग इनके, जैसे जो मुस्लिम धर्म है उसके अनुसार, या तो जो कुरान होती है उसके अंदर कितने चैप्टर है उसको लेकर के, या कितने ग्रह और उपग्रह है उस हिसाब से, तो ये अलग अलग मान्यता, कभी 7 होते हैं, कभी 8, 9, ऐसे अलग अलग टेरेसेस होते हैं। एक और रहता है इसमें अंतिम सिरे पर भवन। क्या है गाइस? अंतिम सिरे पर भवन। तो इस पूरी बिल्डिंग के अंतिम सिरे पर भवन रहता है, टर्मिनल बिल्डिंग बोलते हैं जिसको। जैसे ये गार्डन है,
इस गार्डन के लास्ट में एक बिल्डिंग बनी हुई, ठीक है, मान लो कोई भी बिल्डिंग होगी, ताजमहल भी हो सकता है, जैसे ताजमहल है तो ताजमहल के आगे ताजमहल गार्डन है पूरा पूरा फेमस। तो ये इस तरीके से आप लोग यहाँ देखोगे तो ये पूरा एक सिस्टम है, तो कोई ना कोई बिल्डिंग आपको देखने को मिलेगी। तो मोटे मोटे फीचर हो गए, इनमें से एक याद रखोगे तो कौन सा याद रखना है, तो बारादरी है, बहता हुआ पानी है, फव्वारे, ऊंची सुरक्षा दीवारें हैं, टेरेसेस है, और अपना अंतिम सिरे पर पहुंच। तो एक बार अपन यहाँ तक लिखेंगे पहले, तो इसको शॉर्ट में लिख लो फटाफट से भी। गार्डन 3 तरीके के होते हैं और उसके बाद में ये इसके 4 प्रकार है, और फिर एक एक करके शुरू करना है। प्रसिद्ध को बोलते हैं फेमस, पता तुम्हें? फेमस मुगल गार्डन्स, कि कौन कौन से फेमस मुगल गार्डन है, उसमें सबसे पहला लिखो, सबसे फर्स्ट लिखेंगे उसमें मुगल गार्डन लिख रहे हैं, ध्यान तुम्हें, हाँ लिखो वृंदावन गार्डन, ऐसे लिखो वृंदावन गार्डन। इंडिया का सबसे फेमस गार्डन है वृंदावन गार्डन, ये मैसूर कर्नाटक में, मैसूर, मैसूर कर्नाटका, मैसूर कर्नाटक। ये इस शैली का, औपचारिक शैली का सबसे बड़ा गार्डन है, ठीक है, सबसे बड़ा औपचारिक शैली का सबसे बड़ा गार्डन, ऐसे लिखो इसके आगे, औपचारिक शैली का, औपचारिक शैली का सबसे बड़ा गार्डन, सबसे बड़ा गार्डन, इस स्टाइल में बना हुआ सबसे बड़ा गार्डन, ठीक है, वृंदावन गार्डन। फिर है आगे, सर आप हमें पागल बना रहे हो, आप नाम नहीं बोलोगे, अरे तुम आना तो सही थे, क्या है हैं, पागल बना रहे हो, पागल बना के मुझे क्या मिल रहा है, तुम पागलों को और क्या पागल बनाऊं मैं मैं लूंगा नाम, चलो लिखो आगे। वृंदावन गार्डन के आगे लिखना है आपको राष्ट्रपति भवन गार्डन, राष्ट्रपति भवन उद्यान, दिल्ली में है फेमस। इन सब के फोटो बताऊंगा, आप कल मैं शायद पेन ड्राइव लेकर आऊंगा, तो आपको राष्ट्रपति भवन गार्डन का नया नाम है अमृत उद्यान, ये एग्जाम में आ रहा है आजकल, तो इसका नाम आजकल बदल करके अमृत उद्यान कर दिया। ये नई दिल्ली में है, राष्ट्रपति जहां पर रहते हैं वही है आपका, ठीक है, नई दिल्ली, न्यू दिल्ली। नया तो राष्ट्रपति का थोड़ी बना था, वो तो नई संसद बनी, संसद बनी है, वो संसद अलग है, ठीक है। तैयार की, ये क्वेश्चन आता, तो इसकी जो डिजाइन तैयार की थी, ये प्रश्न बहुत आता है बड़े एग्जाम में, एडविन ल्यूटिन्स, ऐसे लिखो एडविन ल्यूटिन्स, एडविन ल्यूटिन्स, एडविन ल्यूटिन ने राष्ट्रपति भवन गार्डन की डिजाइन तैयार की थी, ठीक है। तो बड़े बड़े फेमस फेमस आर्किटेक्ट भी होते हैं जो इस तरीके की डिजाइन का काम करते हैं। फिर आगे लिखो मुगल गार्डन नई दिल्ली, मुगल गार्डन नई दिल्ली, नई दिल्ली। फिर लिखना ताजमहल गार्डन आगरा, ताजमहल गार्डन, गार्डन ये आगरा में है गाइस। इसके अलावा शालीमार गार्डन जो एससीएफ के एग्जाम में आया था, शालीमार गार्डन, शालीमार गार्डन कहां पर है, श्रीनगर में है, श्रीनगर, ऐसे लिखो श्रीनगर, श्रीनगर जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर। और एक और लिख देना पिंजौर गार्डन हरियाणा, पिंजौर गार्डन हरियाणा, हरियाणा ऐसे, ठीक है। इनमें से आते रहते हैं, कोई सा भी आ जाएगा, जैसे ये शालीमार आया था एसीएफ के एग्जाम, ये दोनों किसी भी एग्जाम में आते रहते हैं, रोज आते हैं किसी किसी एग्जाम, रोज का मतलब फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, बार बार पूछे जाते हैं। तो ये सभी मुगल गार्डन हो गए मोटे मोटे जो ही। तो सेकंड गार्डन लिखो आप गाइस पर्शियन गार्डन, ऐसे लिखो पर्शियन गार्डन, ठीक है, पर्शियन गार्डन। थर्ड नंबर पर लिखो फ्रेंच गार्डन, फ्रेंच गार्डन। और उसके बाद में लिखो इटालियन गार्डन, इटालियन गार्डन। और एक लिखो उसमें अमेरिकन गार्डन, ठीक है, इटालियन एंड अमेरिकन गार्डन, अमेरिकन गार्डन। इनके आगे एक आधा पॉइंट है, जैसे इस पर्शियन गार्डन का एक एग्जांपल है चार बाग नई दिल्ली, चार बाग उद्यान है नई दिल्ली में, ठीक है, न्यू दिल्ली। फ्रेंच गार्डन के एक डिजाइनर है या आर्किटेक्ट है, डिजाइनर को बोलते हैं आर्किटेक्ट, ली नोट्रे, ऐसे नाम याद रखना, ली नोट्रे, ली नोट्रे एक व्यक्ति का नाम है और ये डिजाइनर थे फ्रेंच गार्डन के। बस तो ये सभी औपचारिक शैली के और हो गए, औपचारिक शैली के 5 गार्डन हो गए, मुगल गार्डन और 4 ही है, तो 5 गार्डन हो चुके हैं, बस इतना ही है। ऑनलाइन वाले बोल रहे हैं सर हम उस क्लास में खाली अटेंडेंस देने के लिए आ जाएंगे, हाँ तो तुम अटेंडेंस देने तो आना, मैं एब्सेंट लगा दूंगा। तारीख कितनी आज, 3 तारीख हो चुकी है भाई लोग। बाकी तुम अच्छा हो, तुम अच्छा करोगे, ईमानदारी से पढ़ो। मैं कभी कभी बीच बीच में जो बातें बताता हूँ ना, कभी गार्डन के स्टाइल पढ़ रहे हैं जिसको कहते हैं अनौपचारिक, तो ऐसे लिखो अनौपचारिक शैली। बोर्ड की ढंग से काम नहीं करा दिया आज, अनौपचारिक शैली, अनौपचारिक शैली को हम लोग कहते हैं इनफॉर्मल स्टाइल, इनफॉर्मल स्टाइल। तो इनफॉर्मल स्टाइल क्या होती है,
उसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे। बिल्कुल भी ज्यादा लोड लेने वाली बात बिल्कुल नहीं है। औपचारिक शैली में हमने देखा कि बिल्कुल आपको सारी चीजें उसमें सिस्टमेटिक पाई जाती है, यही पढ़ा था हमने, सब कुछ व्यवस्थित होता है, सममितता पाई जाती है, दोनों तरफ सेम सेम। अब आपको इधर देखना है, जैसे ये कोई भी गार्डन है, ठीक है, हम क्या करेंगे कि जितनी भी पहले वाला गार्डन कैसे था, औपचारिक वाला, जिसमें सब कुछ सिस्टमेटिक था, है ना, तो सब कुछ व्यवस्थित था। लेकिन इसके अंदर ऐसा कुछ ही नहीं होगा व्यवस्थित वाला सिस्टम। इसमें नेचुरल फीलिंग आएगी। कैसे आएगी? प्रकृति में जो भी चीजें प्राकृतिक रूप से पाई जाती है, जैसे कहीं पे नदियां हैं, कहीं पहाड़ है, कहीं झरने हैं, कहीं चट्टाने हैं, कहीं रेगिस्तान है, तो जितनी भी चीजें प्रकृति में प्राकृतिक रूप से पाई जाती है उन सबको गार्डन में लाके सेट करना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? अनौपचारिक शैली। तो इस शैली को हम लोग कहते हैं नेचर इन मिनिएचर। क्या बोलेंगे गाइस? नेचर इन मिनिएचर। छोटी जगह को कहा जाता है मिनिएचर। क्या कहते हैं? तो ये प्रकृति जो है इस छोटी जगह में आकर के समा गई है, मतलब इसमें कोई फिक्स पैटर्न नहीं है। टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है, ये लो टेढ़ा मेढ़ा रास्ता, ठीक है, ऐसे कोई रास्ता बना हुआ है। इसके अलावा पहाड़ियां हैं, ठीक है, इसमें पहाड़ियां दिख रही है, जैसे नेचर में पहाड़ियां होती है। इसी प्रकार से इसमें जो है नदियां हैं, तो नदी को प्रभाव बना दिया ऐसे, लकड़ी के पुल बना दिया, लकड़ी का पुल बना दिया ऊपर से निकलने के लिए। कहीं पे छोटे छोटे कुएं हैं, ठीक है, ऐसे। कहीं कहीं पे रेगिस्तान बनाने के लिए सूखा, बिल्कुल सूखा रख दिया इसको। कहीं कहीं आप लोगों ने चट्टाने रख दी, पत्थरों के समूह बना दिए ताकि आपको चट्टानों वाला व्यू आ सके। तो जो भी चीजें नेचर में नेचुरली पाई जाती है उन सबको एक गार्डन में लाके सेट कर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? नेचर इन मिनिएचर, यानी प्रकृति का छोटा रूप। तो इसको बोला जाता है प्रकृति का छोटा रूप। अच्छी बात है। इसी प्रकार से अगर कोई प्रश्न पूछ ले कि प्रकृति के समान दृश्य आपको किस में देखने को मिलते हैं, तो इसी शैली में देखने को मिलेंगे, प्रकृति के समान दृश्य। आज ये बोर्ड सही नहीं चल रहा है, ये तुम्हें पता है? क्यों नहीं पता तुम्हें? अभी तुम आए हो जस्ट। ये प्रकृति के समान दृश्य देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये इसमें बातें आपको ध्यान रखनी दो। इसमें कोई फिक्स पैटर्न नहीं है, सममितता नहीं पाई जाती है, इसका मतलब है असममितता पाई जाती है। असममितता, असममितता को अंग्रेजी में कहते हैं असिमेट्री। क्या बोलते हैं? नॉन सिमेट्री या असिमेट्रिकल पैटर्न, यानी दोनों तरफ समान नहीं होता है सिस्टम, ठीक है। इसके अंदर जितने भी गार्डन आते हैं उनमें सबसे पहला गार्डन इसके अंदर पता कौन सा आता है? जापानीज गार्डन। कौन सा आएगा गाइस? जापानीज गार्डन। ऐसे है जापानीज गार्डन। जिस प्रकार से मुगल गार्डन इसका मुख्य गार्डन था औपचारिक का, उसी प्रकार से जापानीज गार्डन इसका मुख्य गार्डन। मतलब जापानीज गार्डन ही अनौपचारिक शैली है, अनौपचारिक शैली ही जापानीज गार्डन। क्या तुम समझे? जैसे उधर मुगल गार्डन इंपॉर्टेंट था, इधर आपका जापानीज गार्डन इंपॉर्टेंट। इतना सा याद रखना बस। तो ये सारे के सारे जो फीचर्स हम लोग लिख रहे हैं, फीचर्स, ठीक है, फीचर, तो वो फीचर इसके हैं। जैसे टेढ़े मेढ़े रास्ते, क्या लिखेंगे अपन? टेढ़े मेढ़े रास्ते। तो एक तो इसमें आ जाएगा टेढ़े मेढ़े रास्ते। दूसरा इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है, नदी बनाने के लिए, जैसे नदियां, नदियां या नदी बना दिया आपने। इसी प्रकार से झरने, झरने। एक तो मैंने कहा पेन से ही नहीं चल रहा है। एक है आपको लकड़ी के पुल, लकड़ी के पुल। इसके अलावा कुएं, ठीक है, कुएं वगैरह। और भी इसके अंदर सूखे लैंडस्केप, यानी कि रेगिस्तान दिखाने के लिए हम लोग इसमें बनाएंगे सूखे लैंडस्केप, सूखे लैंडस्केप। इसके अलावा इसके अंदर और क्या दिख रहा है? पत्थरों के समूह, पत्थरों पत्थरों के समूह। ये सारे के सारे इसके फीचर। कुछ और भी हैं, जैसे एक होता है गार्डन पेगोडा। क्या होता है बेटा? गार्डन पेगोडा। पेगोडा का मतलब ये होता है कि एक छतरी जैसे पेगोडा। जैसे ये डिजाइन वाला आपने देखा होगा, जैसे ये ले ऐसे बना हुआ, उसके नीचे से लकड़ी के चारों तरफ 4 खंबे लगे हुए हैं ऐसे, और ये छतरी जैसे बना हुआ है ऐसे, ठीक है। नीचे टेबल वगैरह लगी हुई है, जनरली नहीं भी होती, हो भी सकती है। ऐसा नहीं होता क्या जापानीज, वो इस तरीके का जुगाड़। लैंप लगे हुए, लैंप, लाइट लगाने के लिए। जैसे ये छोटा सा पोल है, उस पोल के ऊपर छोटे से लैंप बने हुए हैं, उसके अंदर कोई लाइट दीपक वगैरह चल रहा है लाइट के लिए। इनको बोलते हैं लेंटर्न्स। क्या बोलते हैं? लैंप या गार्डन लेंटर्न्स। लालटेन, क्या बोलेंगे इनको? लेंटर्न्स, ऐसे लेंटर्न्स। तो इस तरीके से गार्डन है, ये सभी इसके जापानीज गार्डन के फीचर। तो जो भी नेचर के समान छोटी छोटी पहाड़ियां, हमने लिखा ही नहीं, और लिख सकते हैं अपन, छोटी पहाड़ियां, ये सभी इसके फीचर, छोटी पहाड़ियां आदि। कोई खास बात नहीं है। अब इसके एग्जाम्पल में आपको 2 गार्डन याद रखने पड़ेंगे। इसके उदाहरण में आपको 2 गार्डन याद रखना। एक तो है बुद्धा जयंती गार्डन। क्या है गाइस? बुद्धा जयंती। ये आपको लैंग्वेज समझनी पड़ेगी रे, ये बोर्ड सही नहीं चल रहा, किसको बोलूं मैं यहाँ? लेकिन आप कुछ चाह रहे हैं, लिखा कुछ और जा रहा। बुद्धा जयंती गार्डन। एक तो बुद्धा जयंती गार्डन इंपॉर्टेंट है, एक है रोशनारा पार्क या रोशनारा गार्डन। रोशनारा गार्डन, ये दोनों नई दिल्ली में है। कहां पर है गाइस? न्यू दिल्ली, ठीक है। तो ये अपने को याद रखना। एओ के एग्जाम में एक प्रश्न आया, तुम भी कर लेते हो उसको। निम्नलिखित में से कौन सा औपचारिक शैली का गार्डन नहीं है? ठीक है, ऑप्शन में आ रखा है आपका मुगल गार्डन, ताजमहल गार्डन है, या आपका जो है पिंजौर गार्डन है, या उसमें दे रखा बुद्धा जयंती गार्डन। तो बुद्धा जयंती गार्डन नहीं आएगा ना, क्योंकि ये तो जापानीज गार्डन है, जो कि कौन सी शैली में आता है? अनौपचारिक। क्या कोई दिक्कत है इसमें? तो ये हमने जापानीज गार्डन के बारे में। अब जापानीज गार्डन में हमेशा नेचर का बहुत ध्यान रखा जाता है, तो इसको कहते हैं हम लोग, जैसे इसको हम लोग कहते हैं आइडिया ऑफ हेवन। अंग्रेजी में लिख रहा हूं, आइडिया ऑफ हेवन। आइडिया ऑफ हेवन मतलब जो स्वर्ग की विचारधारा है उसके ऊपर आधारित होते हैं जापानीज गार्डन। धरती को स्वर्ग बनाना है, मतलब ऐसे सुंदर बनाना है, ब्यूटीफाई करना है। तो क्वेश्चन आता है कि कौन सा गार्डन ऐसा है जो आइडिया ऑफ हेवन के ऊपर काम करता है?
या उससे संबंध रखता है तो जापानीज गार्डन। इसके भी एक फेमस आर्किटेक्ट है, आप उधर लिखना। यहां जो मैं लिख रहा हूं आप लोगों को इस जापानीज गार्डन के जस्ट नीचे लिख लेना आर्किटेक्ट। फेमस आर्किटेक्ट है एक आर्किटेक्ट जिसका नाम है प्रोफेसर प्रोफेसर के मोरी। क्या नाम है गाइस? प्रोफेसर के मोरी एक जापान के गार्डनिस्ट है। भारत सरकार ने 1960 के दशक में उनको यहाँ बुलाया था, अपने यहाँ भारत में बुलाया था कि हमारे यहाँ आओ और जापानीज गार्डन बनाओ ऐसा करके। ठीक है, यहां तक डन है। तो अभी तक हमने कुछ नहीं पढ़ा। अनौपचारिक शैली में नेचर इन मिनिएचर कहते हैं इसको। प्रकृति के समान दृश्य देखने को मिलते हैं। प्रकृति का छोटा रूप है नेचर इन मिनिएचर का मतलब असम्यता पाई जाती है। ठीक है, इसके उदाहरण में सबसे पहला कौन सा है? जापानीज। जापानीज गार्डन में एक तो लिखोगे आइडिया ऑफ हेवन जनरल नॉलेज के लिए, और एक इसके आर्किटेक्ट लिखोगे प्रोफेसर कैमोरी, और फिर इसकी विशेषताएं लिखोगे जापानीज गार्डन की, टेढ़े मेढ़े रास्ते, नदियां, झरने, लकड़ियां, पुल, ये सभी चीजें, और फिर इसके उदाहरण लिख लेंगे। नहीं आप इसको तुरंत लिख लो। सर इन जापानीज। अब दूसरा लिखो इंग्लिश गार्डन। सेकंड लिखो बेटा इंग्लिश, अंग्रेज वाले गार्डन, इंग्लिश गार्डन। अंग्रेज आने के बाद में ये गार्डन भारत में प्रचलित हुए, अंग्रेजों की देन है। ठीक है, और मुगल गार्डन वाले मुगलों की देन थे। तो ऐसे इंग्लिश गार्डन में इसकी कुछ विशेषताएं हैं। इंग्लिश गार्डन के कुछ फीचर्स फीचर्स ठीक है, इंग्लिश गार्डन के फीचर्स क्या क्या है स्टूडेंट्स? देखो आप लोग, सबसे पहले तो हम लोग हरी घास नहीं लगाते, लॉन। तो सबसे इंपॉर्टेंट लॉन अंग्रेजों की देन है। इसको हम लोग कहते हैं उद्यान का हृदय। इसको कहा जाता है उद्यान का हृदय, यानी हार्ट ऑफ गार्डन। ऐसे लिखो हृदय, हृदय लिख लोगे तुम लोग, हार्ट ऑफ गार्डन, हार्ट ऑफ गार्डन। क्वेश्चन आता है कि किससे हम लोग गार्डन का हार्ट कहते हैं, तो लॉन को हम लोग हार्ट ऑफ गार्डन कहते हैं। एक तो ये। दूसरा इसका फीचर होता है रोकरी, मतलब बहुत सारी चट्टानों को हम लोग या पत्थरों को जमा देते हैं और उनके ऊपर रंग बिरंगे फूल लगा देते हैं। कहीं किसी गार्डन में जाते हैं तो जगह जगह अपन देखते हैं ना, मतलब पत्थर सजा दिए, पत्थरों के ऊपर थोड़ा पानी जा रहा है और फूल लग रहा है, वो रोक यानी चट्टान, रोकरी मतलब चट्टानों का समूह, ऐसे तो दिखाने के लिए, चट्टानों का समूह दिखाने के लिए। और एक होता है इसका हर्बेशियस बॉर्डर। ऐसे लिखो हर्बेशियस बॉर्डर। गुस्सा आ रहा मेरे को जब बोर्ड ढंग से काम नहीं करता। हर्बेशियस, हर्बेशियस बॉर्डर। हर्बेशियस बॉर्डर का मतलब होता है हरी भरी सी बॉर्डर। जैसे किसी रास्ते में आप गार्डन में जाते हो, जैसे गार्डन का ये रास्ता है, उस रास्ते के दोनों तरफ रंग बिरंगे फूल लगे रहते हैं ना, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? हरी भरी बॉर्डर। एक वर्षीय मौसमी फूल लगते हैं जो हर सीजन के अंदर वापस खत्म हो जाते हैं, चेंज करना पड़ता है। तो ये किसने ये कॉन्सेप्ट दिया? विलियम रॉबिन्सन द्वारा। विलियम, ऐसे लिखना विलियम, WILLIAM, विलियम रॉबिन्सन, विलियम रॉबिन्सन। ये जो गार्डन का कॉन्सेप्ट है ये विलियम रॉबिन्सन के द्वारा दिया गया। मतलब इस गार्डन के अंदर हर्बेशियस बॉर्डर क्या होती है, कुछ इसके बारे में जो भी डेटा है वो हर्बेशियस बॉर्डर वाला डेटा विलियम रॉबिन्सन द्वारा दिया गया। ठीक है, व्यक्ति का नाम है विलियम रॉबिन्सन, इतना सब आप याद रखो तो कोई दिक्कत नहीं, याद रख लेना। तो ये हर्बेशियस बॉर्डर का कॉन्सेप्ट इज गिवन बाय विलियम रॉबिन्सन। ओके, तो दो इसमें गार्डन हो गए। तीसरा गार्डन लिखना है इसमें चाइनीज गार्डन। अनौपचारिक शैली का तीसरा गार्डन है चाइनीज गार्डन, चाइनीज गार्डन, चाइनीज गार्डन। ठीक है, ये तीनों फीचर है, लॉन, रोकरी और हर्बेशियस बॉर्डर, इंग्लिश गार्डन के फीचर है। इंग्लिश गार्डन के अगर आप आर्किटेक्ट याद रख पाओ तो इंग्लिश गार्डन के फेमस आर्किटेक्ट लिखना। आर्किटेक्ट का मतलब जो डिजाइन बनाए जिन्होंने, उनमें एक तो है रेप्टॉन, रेप्टॉन एंड कैपेबिलिटी ब्राउन, कैपेबिलिटी, कैपेबिलिटी ब्राउन। ये दो व्यक्तियों के नाम है, एक तो है रेप्टॉन, एक है कैपेबिलिटी ब्राउन। ये दोनों इसके डिजाइनर है, आर्किटेक्ट। इंग्लिश गार्डन के आर्किटेक्ट है रेप्टॉन एंड कैपेबिलिटी ब्राउन। ओके, रेप्टॉन एंड कैपेबिलिटी ब्राउन, दीज टू आर द आर्किटेक्ट ऑफ इंग्लिश गार्डन। ये है। और तीसरा गार्डन अनौपचारिक शैली में लिखना चाइनीज गार्डन बस। तो उसमें 5 गार्डन है बेटा और इसके अंदर है 3 गार्डन। ठीक है, गुड। तीसरी शैली लिखेंगे, शाबाश, अच्छा कर रहे हो तुम लोग। स्वतंत्र शैली, स्वतंत्र शैली। स्वतंत्र शैली कुछ भी नहीं होती है, इसको बोलते हैं फ्री स्टाइल, फ्री, फ्री स्टाइल। ठीक है, फ्री स्टाइल का मतलब कोई बाउंडेशन नहीं, इसमें कोई, उन दोनों शैलियों का मिश्रण है ये। तो इसमें लाइन लिखो, सबसे नई शैली, सबसे नई, लेटेस्ट स्टाइल ऑफ गार्डनिंग, सबसे नई शैली। ऐसे लिखो सबसे नई, लेटेस्ट स्टाइल ऑफ गार्डनिंग। ठीक है, गार्डनिंग की सबसे नई शैली इसी को मानते हैं, सबसे नई शैली। तो आपको लिखना है पहला पॉइंट इसमें, सबसे नई शैली, सबसे नई शैली, लेटेस्ट स्टाइल ऑफ गार्डनिंग, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट लिखो बेटा इसमें, औपचारिक और अनौपचारिक शैली का मिश्रण। ऐसे लिखो औपचारिक व अनौपचारिक शैली का मिश्रण, औपचारिक व अनौपचारिक शैली का मिश्रण। इसका मतलब होता है सबसे नई शैली। इस लेटेस्ट स्टाइल का मतलब होता है कि सबसे नई शैली है, सबसे नई शैली। ठीक है, ये क्वेश्चन आया था एग्जाम में पुराने टाइम पे, पुराने टाइम में, तुम्हारे इस लेवल का नहीं है लेकिन फिर भी सबसे लेटेस्ट। दूसरा मैंने लाइन बोली औपचारिक व अनौपचारिक शैली का मिश्रण। ठीक है,
औपचारिक व अनौपचारिक शैली का मिश्रण, औपचारिक व अनौपचारिक शैली का मिश्रण। एग्रोनॉमी में एक सर और है, नवल सर, जानते हो तुम? नवल सर भी अच्छा पढ़ाते हैं, तो कुछ टॉपिक वो पढ़ा ले तो मैं बोलूंगा, ठीक है सर को। नवल सर भी सुपरवाइजर भी लगे हुए हैं, तो डबल भी लग जाएंगे, अभी होशियार है। तो एग्रोनॉमी पढ़ाते हैं अपने यहाँ इसमें लॉन्गर मैन 11th-12th में पढ़ाते हूँ, तो कुछ टॉपिक मस्त मजा आएगा, ठीक है, कोशिश करने में क्या है। तो ऐसा, तो ये लिख लिया तुमने, औपचारिक अनौपचारिक शैली का मिश्रण। इसका एग्जाम्पल लिखो, एक ही उदाहरण लिखना है इसका। रोज गार्डन लुधियाना, ऐसे लिखो, रोज गार्डन लुधियाना, ठीक है, लुधियाना पंजाब, रोज गार्डन लुधियाना। तो लुधियाना पंजाब के अंदर ये जो गुलाब वाला गार्डन, रोज गार्डन और भी है, चंडीगढ़ में भी है, लेकिन चंडीगढ़ वाले की बात नहीं कर रहे हैं अपन, लुधियाना वाले की बात करें, जो कि स्वतंत्र शैली का एग्जाम्पल। बस इस शैली में इतना ही पॉइंट लिखना था। 3 पॉइंट मैंने आपको बोले। सबसे नई शैली है, औपचारिक अनौपचारिक का मिश्रण, यानी सममितता और असममितता का मिश्रण है, और रोज गार्डन लुधियाना इसका एग्जाम्पल। चौथी शैली लिखो, जंगली शैली। बेटा चौथी शैली लिखो, जंगली शैली, कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जंगली शैली को अंग्रेजी में बोलते हैं वाइल्ड स्टाइल, वाइल्ड स्टाइल, ठीक है, जंगली शैली या वाइल्ड स्टाइल, वाइल्ड स्टाइल, वाइल्ड स्टाइल, ऐसे, जंगली शैली या वाइल्ड स्टाइल। ओके, अब लिखो आगे स्टूडेंट्स, जंगली शैली हो गया। अब आप लोगों को क्या करना है, इसके अंदर इसके फादर लिखो, विलियम रॉबिन्सन, फादर है विलियम, इसके फादर भी है विलियम रॉबिन्सन, ऐसे लिखो विलियम रॉबिन्सन, ठीक है, इसके फादर है विलियम रॉबिन्सन, ऐसे, ठीक है, विलियम रॉबिन्सन। अभी अपन ने थोड़ी देर पहले पढ़ा था विलियम रॉबिन्सन, जिन्होंने हर्बेसियस बॉर्डर का कॉन्सेप्ट भी दिया था, और इस जंगली शैली का कॉन्सेप्ट भी इन्होंने दिया, विलियम रॉबिन्सन। इसका एक एग्जाम्पल लिख लो बस, ज्यादा कुछ लोड नहीं है। हाई लाइन पार्क, ऐसे लिखो, हाई लाइन पार्क, हाई लाइन पार्क, हाई लाइन पार्क न्यूयॉर्क के अंदर है, न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क, ठीक है, हाई लाइन पार्क न्यूयॉर्क अमेरिका। तो अमेरिका के अंदर एक पार्क है जिसका नाम है हाई लाइन पार्क, वो इस स्टाइल में बना हुआ है, ठीक है, हाई लाइन पार्क, ये जो है न्यूयॉर्क के अंदर, ठीक है, अमेरिका। यहां तक डन, बहुत बढ़िया। तो 4 शैलियां हमने कर ली है कंप्लीट, औपचारिक, अनौपचारिक, स्वतंत्र और जंगली। इन दोनों शैली का कोई ज्यादा मतलब नहीं। कभी कभी स्वतंत्र शैली का क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है कि भाई दोनों का मिश्रण वाली शैली कौन सी है, तो स्वतंत्र शैली, ठीक है, और जंगली शैली थोड़ा बहुत। अब आप लोग लिखो अन्य गार्डन, कुछ अन्य उद्यान है फेमस, कुछ अन्य, ऐसे लिखो अन्य गार्डन, कुछ ऐसे जनरल नॉलेज के लिए अपन यहां पर अन्य गार्डन लिख रहे हैं, अन्य गार्डन। तो अन्य गार्डन में लिखो आप लोग, एक तो ये पेन है ना गड़बड़ है, ऐसे करूंगा तो चल जाएगा। अन्य गार्डन में सबसे पहले लिखो मंडोर गार्डन जोधपुर, मंडोर गार्डन, मंडोर गार्डन जोधपुर। इससे इरिटेशन होती है जब बोर्ड के अनुसार नहीं चलता ना। मंडोर गार्डन, मंडोर गार्डन जोधपुर, मंडोर तो तुम जानते ही हो, मंडोर गार्डन जोधपुर, ऐसे लिखो मंडोर गार्डन जोधपुर। एक तो ये हो गया डन यहां तक। दूसरा लिखो रॉक गार्डन, चट्टानों वाला गार्डन, रॉक गार्डन, और रॉक गार्डन कहां पर है, चंडीगढ़ में, रॉक गार्डन चंडीगढ़, ऐसे लिखो चंडीगढ़। और एक है रोज गार्डन, एक फेमस रोज गार्डन जो चंडीगढ़ वाला ज्यादा फेमस है वैसे, उसको कहते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन रोज गार्डन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन रोज गार्डन, जाकिर हुसैन रोज गार्डन चंडीगढ़, चंडीगढ़, ठीक है, डॉक्टर जाकिर हुसैन रोज गार्डन, ये है आपका। ये रोज गार्डन इंडिया में बाहर भी फेमस है, बहुत बड़ा गार्डन है, अपने लुधियाना में भी पड़ा था रोज गार्डन, वो ठीक ठाक फेमस है, ये सबसे ज्यादा फेमस। इसमें गुलाब की सभी प्रजातियां देखने को मिलती हैं, वहाँ गुलाब की जितनी भी प्रजातियां हैं, लड़के लड़कियां जाते रहते हैं घूमने वहाँ, क्योंकि रोज गार्डन है। रोज गार्डन का मतलब गुलाब, और गुलाब प्रेम का सूचक फूल है, किसका है, प्रेम प्रसंग का। तो फोटो में तो वो मेरे इस फोन में आएगा तो दिखाऊंगा, अभी तो इतना कुछ वहां पे आएगा नहीं ढंग से, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं लाल बाग। एक तो ये बोर्ड भी ढंग से नहीं है, मेरा दिमाग इससे खराब हो गया अब तक। लाल बाग, ये लाल बाग उद्यान जो है ये बेंगलोर के अंदर, बेंगलोर, बेंगलोर कर्नाटक, ठीक है। तो ये लाल बाग जो है ये बेंगलोर के अंदर है, ये भी बहुत फेमस गार्डन। अभी सुपरवाइजर के एक एग्जाम में ये आया था कि मंडोर गार्डन कहाँ है, जोधपुर में। आपको रॉक गार्डन भी पूछेंगे, चट्टानों से पत्थरों से बना हुआ, वेस्ट मटेरियल से बना हुआ, ये रोज गार्डन चंडीगढ़ में है। और लाल बाग बहुत फेमस गार्डन है, ये उसमें है बेंगलोर के अंदर। यहाँ एक फूलों की घड़ी है जिसको फ्लोरल क्लोक कहते हैं,
यहां पर एक फूलों की घड़ी है, उसको बोलते हैं बेटा फ्लोरल, फ्लोरल क्लॉक, फ्लोरल क्लॉक ऐसे लिखो, फ्लोरल क्लॉक। फूलों की घड़ी को बोलते हैं फ्लोरल क्लॉक ऐसा। चलो आगे बढ़ो। अब अगला एक चैप्टर डालो इसमें, अगला टॉपिक डालो, गार्डनिंग में ही पढ़ रहे हैं ना, सब्जियों के गार्डन के प्रकार या सब्जियों के उद्यान के प्रकार, ऐसे लिखो, सब्जियों के उद्यान के प्रकार, सब्जियों, सब्जियों के उद्यान के प्रकार, उद्यान के प्रकार, ठीक है, के प्रकार। मतलब अपन सब्जियों की खेती कितने प्रकार से कर सकते हैं, आपको लिखना है टाइप्स ऑफ वेजिटेबल गार्डनिंग या वेजिटेबल गार्डन्स। वेजिटेबल गार्डनिंग भी बोलते हैं और गार्डन कहते तो भी एक ही बात है, ठीक है, आपको बस याद रखना है। अच्छी बात है, इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा यहां से प्रश्न आने की पूरी प्रायिकता रहेगी, ठीक है। तो सब्जियों के उद्यान के जो प्रकार हैं स्टूडेंट्स, ये कितने प्रकार इनके होते हैं, अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग बातें बताई। एक व्यक्ति है डॉक्टर एल एच बेली, क्या नाम है, डॉक्टर एल एच बेली, डॉक्टर एल एच बेले या बेली। इन्होंने कहा कि सब्जियां दो प्रकार की होती है, गार्डन सब्जियों को उगाने के तरीके, सब्जियों के गार्डन का मतलब क्या हुआ, सब्जियों की खेती कितने प्रकार से होती है अलग अलग, तो उसको हम लोग बोल रहे हैं वेजिटेबल गार्डनिंग। तो इन्होंने कहा कि भाई दो प्रकार की होती है, टू टाइप का मतलब दो प्रकार। कौन कौन से दो प्रकार है, एक तो इन्होंने बोला होम स्केल गार्डनिंग, होम स्केल गार्डनिंग, सब्जियों की जो गार्डनिंग है उसमें एक प्रकार तो इनके द्वारा बताया गया होम स्केल गार्डनिंग यानी किचन गार्डन टाइप, घर के लिए, घर पे खाने के लिए सब्जी होगा ना। और एक उन्होंने बताया कॉमर्शियल गार्डनिंग, कॉमर्शियल, कॉमर्शियल गार्डनिंग, कॉमर्शियल वेजिटेबल गार्डनिंग या कॉमर्शियल गार्डनिंग, सब्जियों की ही बात हो रही है यहाँ पे ओनली फॉर। तो यहाँ देखो कॉमर्शियल शब्द का मतलब था व्यवसायिक, क्या होता है गाइस, मतलब इन्होंने कहा कि सब्जियों को या तो घर के लिए उगा लो या बेचने के लिए उगा लो, सो बात हुई, एक बात, दो ही बातें बताई उन्होंने। डॉक्टर एल एच बेले ने सबसे पहले यह कहा कि सब्जियों के गार्डन कितने प्रकार के होते हैं, दो एक तो घर के लिए, एक बेचने के लिए, दो। प्रश्न आता है कि किसने ऐसा कहा कि दो प्रकार के होते हैं, तो डॉक्टर एल एच बेले। अब एक व्यक्ति और है जिनका नाम है, दो व्यक्ति हैं दोनों मिक्स में, ठीक है, थॉमसन एंड कैली, थॉमसन, थॉमसन एंड कैली, व्यक्तियों के नाम है थॉमसन और कैली। थॉमसन और कैली ने कहा कि नहीं, सात प्रकार होते हैं, कितने होते हैं, 7 टाइप्स। तो क्वेश्चन एग्जाम में आया अभी पंजाब में कि थॉमसन और केले के अनुसार सब्जियों के गार्डन जो है कितने प्रकार के होते हैं, सात। उन सातों प्रकार को अपन एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले तो ये दोनों लिखो, उसके बाद अपन एक एक करके लिखेंगे कि कौन कौन से होते हैं सात प्रकार। सर मेरे चाचा जी न्यूयॉर्क में ही रहते हैं, अगर मैं सुपरवाइजर में नहीं हुआ तो न्यूयॉर्क जाऊंगा चाचा जी के वहां रेस्टोरेंट, ओके। अब यहां पे आपको क्या लिखना है, सबसे पहला प्रकार किचन गार्डन या गृह वाटिका, गृह वाटिका, किचन गार्डनिंग, किचन, किचन, अरे यार क्या बीमारी है, किचन गार्डन। अब किचन गार्डन में आप एक मिनट सुने मेरी बात को, कि जब इंसान सबसे पहले सभ्यता में सिस्टम से रहने लगा होगा तो उसने अपना छोटा सा झोंपड़ी बनाई होगी और झोंपड़ी के आसपास ही उसने सब्जियों की खेती करना चालू किया होगा, ये क्या होगा। तो ऐसा कहते हैं कि ये सबसे पुराना तरीका यही है। तो प्रश्न एग्जाम में बहुत बार आता है कि सब्जी की गार्डनिंग का सबसे पुराना कौन सा, जैसे लिखो सबसे प्राचीन, इसमें लिखो सबसे, सबसे प्राचीन प्रकार, सबसे प्राचीन प्रकार मतलब सब्जियों की खेती करने का सबसे पुराना तरीका है आपका किचन गार्डन, ठीक है। अब सबसे प्राचीन होने के साथ साथ अगर आपके घर पे 5 से 6 सदस्य हैं, 5 से 6 सदस्य हेतु, 6 सदस्य हेतु कम से कम 250 मीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल तो चाहिए। कितना चाहिए बेटा, 250 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल आवश्यक, क्षेत्रफल मतलब कम से कम इतना एरिया होगा तब जाकर के सफिशिएंट तरीके से आप 5 6 सदस्यों के लिए हम लोग खेती उसमें सब्जी व्यवस्थित उगा पाएंगे। दूसरा इसमें लिखना है आपको सघन बागवानी अपनाई जाती है इसमें, सघन बागवानी, सघन बागवानी का मतलब होता है कि पौधों को हम पास पास में लगाते हैं इसमें, सघन बागवानी अपनाई जाती, सघन बागवानी अपनाई जाती, अपनाई जाती सघन बागवानी। तो ये टॉपिक इतना बढ़िया है ना, लेकिन मैं इसको लिख नहीं पा रहा हूँ तो मेरा दिमाग इससे खटक रहा है, मतलब प्रॉपर जो मैं जा रहा हूँ वैसे, बाकी ये जो मैं बता रहा हूँ उसको और सही से बताने की कोशिश करूँ मैं। देखो सबसे पुराना हो गया, 5 से 6 सदस्य के लिए कितना एरिया है, और ये सघन बागवानी का मतलब ये होता है कि घर के आस, हाँ पास पास में लगाना, घर के आसपास जमीन तो कम होती तो जितनी दूरी खेत पे रखते हैं उतनी यहाँ थोड़ी रखते, तो पास पास में लगाते हैं। इसको बोलते हैं इंटेंसिव मेथड ऑफ गार्डनिंग, क्या बोलेंगे, इंटेंसिव, इंटेंसिव, इंटेंसिव ऐसे लिखना, इंटेंसिव मेथड, मेथड ऑफ गार्डनिंग या वेजिटेबल गार्डनिंग। मैं यहाँ पे गार्डनिंग लिख रहा हूँ, इसका मतलब होता है वेजिटेबल गार्डनिंग, मतलब इंटेंसिव मेथड, पौधों को हम इसके अंदर पास पास में लगाते हैं। एक तो आपको ये बिंदु याद रखना, ठीक है, ऐसा। चलो आगे बढ़ो फिर, यहां तक डन। सुपरवाइजर में क्वेश्चन भी आया था, वो अभी मैं बताऊंगा कि क्या आया था। अगला लिखो दूसरा पॉइंट, ये लिख लिया था सबने, गुड। दूसरी गार्डनिंग का प्रकार लिखो बीज उत्पादन, बीज उत्पादन,
बीज उत्पादन गार्डन, या सीधा इसको बीज उत्पादन लिखेंगे तो दिक्कत नहीं। सीड प्रोडक्शन, सीड प्रोडक्शन, सीड प्रोडक्शन का मतलब ये होता है बीज उत्पादन करना, सब्जियों के बीज उत्पादन करना। आपको करोड़पति भी बना सकते। सब्जियों का बीज उत्पादन करना एक टेक्निकल काम, ये हर किसी के बस की बात नहीं। जब आप सब्जियों का बीज उत्पादन करते हो तो आपको दो चीजों का विशेष ध्यान रखना रहता है। एक तो आइसोलेशन डिस्टेंस, क्या याद रखते हो बेटा? आइसोलेशन डिस्टेंस। आइसोलेशन डिस्टेंस का मतलब होता है पृथक्करण दूरी। मतलब दो प्लॉट है सब्जी के, इन दो किस्मों के बीच में एक दूरी रखनी पड़ती है। जैसा कि मैंने आपको पहले कहा कि स्वपरागित फसलों में दूरी कम रहती, बहुधा परपरागित में थोड़ी ज्यादा रहती, पर परागित में बहुत ज्यादा दूरी रहती। जैसे अपन ने किसमें कॉल क्रॉप में पढ़ा था 1600 मीटर तो आधार बीज के लिए और 1000 मीटर प्रमाणित बीज के लिए। तो दो प्लॉट के बीच में आनुवंशिक शुद्धता को मेंटेन रखने के लिए हम जो दूरी रखते हैं उसको बोलते हैं आइसोलेशन डिस्टेंस। समझे बालक? तो आइसोलेशन डिस्टेंस का नॉलेज होना जरूरी। दूसरा आप लोग पढ़ते हो रोगिंग, पढ़ते नहीं पढ़ते अपन? अरे रोगिंग पढ़ते हैं। रोगिंग, रोगिंग का मतलब एक किस्म है क्या बीज उत्पादन कर रहे हो, उस किस्म में अगर किसी दूसरी किस्म का पौधा मिक्स में हो गया तो उसको हटाना जरूरी है, नहीं तो किस्म में मिक्सर हो जाएगा, जेनेटिक प्योरिटी खत्म हो जाएगी। जैसे गेहूं की कोई एक वैरायटी है, उस गेहूं की एक वैरायटी में दूसरी वैरायटी के खेत में पौधे दिख रहे हैं तो फिर तो मामला गड़बड़ हो गया, तो उसकी प्योरिटी खत्म हो गई। तो आपको रोगिंग का भी ध्यान रखना पड़ेगा। मतलब सब्जी उगाने का सबसे वैज्ञानिक तरीका, लिखो इसमें ऐसे लिखो, सब्जी, सब्जी के उद्यान का सबसे वैज्ञानिक, वैज्ञानिक तरीका, सब्जियां उगाने का सबसे वैज्ञानिक तरीका, सब्जियों के उद्यान का सबसे वैज्ञानिक तरीका, ऐसे भी लिख सकते हो। सर आप अच्छा नहीं पढ़ाते हो। हाँ तो कोई बात नहीं, तो अब है जो है भाई। गांव में एक कहावत है कि काने खोड़े कैसे भी है तो तुम्हें झेलना पड़ेगा।